आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। आई इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडाई क्या रहता है? व्हाट इज फेडाई? फेडाई रूल्स बताता है आपको। फेडाई गिव्स यू द रूल्स। एंड ये रूल्स किसके साथ रिलेटेड रहते हैं कि यानी कि जो भी मेंबर बैंक्स हैं, जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं, हाउ दे आर टू वर्क, क्या रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करने उसके साथ रिलेटेड है। तो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फॉरेक्स में डील करती हैं। एंड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 बैंक्स विच आर सिलेक्टेड, ठीक है, जहां कहीं एप्लीकेबल, जहां पर सिलेक्ट किया गया उनको, दोस आर मेंबर्स ऑफ द फेडाई, वो फेडाई के मेंबर होते हैं। एंड फेडाई जो है डेट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड ये स्टैब्लिश की गई थी इन 1958। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। एंड ये एक सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री बॉडी है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है। सो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है फेडाई का? कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना है, उनको रेगुलेट करना है। एंड फेडाई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सेटलमेंट से रिलेटेड रूल्स को, मर्चेंट रेट कोटेशन के रूल्स को, अर्ली डिलीवरी, एक्सटेंशन, कैंसलेशन, चार्जेस जो रिकवर करने हैं, इंटरेस्ट जो डालना है ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स के ऊपर, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर्स के रिलेटेड, उन सभी रूल्स को इशू करने का कामकाज करती है। और साथ के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज प्रैक्टिसेस की स्टैंडर्डाइजेशन का काम है वो भी करती है। और साथ के साथ जहां कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं, स्किल डेवलपमेंट, अपने बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देना है डीलर्स को, उन सभी के साथ डील करती है। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डेल्ट विद बाय द फेडाई। नाउ देयर आर द 8 डिफरेंट रूल्स व्हिच आर इशूड बाय द फेडाई, which are issued by the फेडाई। अब उसमें से जो रूल नंबर 3 है यहां पर सबसे पहले उसके बारे में बात करी गई है, दैट इज अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द इंपोर्ट बिल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या उनको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को? लेट्स से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे मान लो कि हमने यूएसडी को परचेज करना है बट आफ्टर 3 मंथ्स, तो हम बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। वी विल बी एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक, राइट। हमने एंटर कर लिया एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब 3 महीने के बाद जो कोई भी प्राइस होगा, ये ऑब्लिगेशन रहेगी कि जो कोई भी हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड प्राइस था उसके बीच में हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। वी हैव टू कंक्लूड द ट्रांजैक्शन बेस्ड अपॉन दैट। हमें ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये ट्रांजैक्शन को उस प्राइस के ऊपर नहीं करेंगे, चाहे वो प्राइस हमारे लिए फेवरेबल है चाहे नहीं है। वी आर टू डू दैट, वी आर टू गो विद इट, राइट। और लेट्स से 3 महीने के बाद पर्सन आके कहता है कि भाई इसको ना एक्सटेंड कर दो, इसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दो, तो इज इट अलाउड? नो, इट इज नॉट अलाउड। तो वो बेसिकली क्या रहता है एक्सटेंशन को, कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया जाएगा। न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी बुक्ड। पुराना आप कैंसिल कर दोगे, राइट। तो एग्जिस्टिंग को कैंसिल अगर करोगे तो जो कोई भी लॉस होगा, जो कोई भी गेन होगा, डिफरेंस होगा, उसको रिकवर कर लिया जाएगा। एंड जो नया फॉरवर्ड रेट है उसके हिसाब से नया कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया जाएगा। क्लियर विद इट? एंड फर्दर इसमें ना एक टॉपिक आता है रिलेटेड टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द चार्जेस और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द इंपोर्ट बिल्स। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द इंपोर्ट बिल्स। नाउ व्हाट इज इंपोर्ट बिल? इंपोर्ट बिल नाम की कोई ऐसा चीज नहीं होती है। इंपोर्ट बिल नाम की कोई चीज नहीं होती है। इट्स एक्सपोर्ट बिल, जो कि एक्सपोर्टर ने ड्रॉ किया होता है इंपोर्टर के ऊपर, जो कि एक्सपोर्टर ने ड्रॉ किया होता है इंपोर्टर के ऊपर। अब इंपोर्टर बेसिकली अगर पहले ही बोल दे कि पेमेंट हमने करनी है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। वी से टू बी रिटायरमेंट ऑफ बिल। एंड लेट्स से अगर एक्सपोर्टर ने इसे डिस्काउंट कर लिया विद द बैंक और पैसे पहले ले लिए हैं, तो बेसिकली नाउ दिस इज अ बिल जिसको रियलाइज करवाना है, जिसको बैंक ने रियलाइज करवाना है।
अब लेट से अगर यहाँ पर इंपोर्टर ने डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट नहीं करी, या फिर अगर डिमांड बिल था और बिल को प्रेजेंट किया गया, पेमेंट नहीं करी, यूसेंस बिल के केस में तो कोई ड्यू डेट होगी, राइट, और डिमांड बिल के केस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। इन बोथ ऑफ द सिनेरियो अगर बिल को अगर प्रेजेंट किया गया इन केस ऑफ द डिमांड बिल, या फिर ड्यू डेट के ऊपर प्रेजेंट किया गया इन केस ऑफ द यूसेंस बिल, अगर पेमेंट ना की गई इंपोर्टर के द्वारा, तो ये जो लाइबिलिटी थी विच वॉज टू बी पेड ऑफ, लेट से एक्सपोर्टर ने 50,000 यूएसडी का बिल दिया था, कितने का, 50,000 यूएसडी का बिल दिया था। अब उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा, उस लाइबिलिटी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आईएनआर। अब पहले इसमें टाइमलाइन होती थी कि 10 दिन तक करना, अब बैंक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। नाउ द बैंक इज ऑन इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन। पहले देखो यहां पर लिखा गया, ये पुराना रूल है, दिस इज द प्रीवियस रूल, लेकिन अब क्या है, एज पर द बैंक्स डिस्क्रिप्शन, बैंक की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। मैं इसलिए यहां पर लिख रहा हूं सो दैट यू मस्ट बी मेमोराइजिंग द पार्ट्स। एज पर द बैंक्स डिस्क्रिप्शन नाउ इट इज अलाउड, ठीक है, ये चीज अब अलाउ की गई है बैंक की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, कि भाई जब भी आप क्रिस्टलाइज करना चाहते हो तो आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, यू कैन बी क्रिस्टलाइजिंग द बिल्स। क्लियर? देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द डिपॉजिटरी रिसीट्स, इट्स अबाउट द डिपॉजिटरी रिसीट्स। वैसे तो देखो देखो जो फेडाई है वो और रूल भी प्रोवाइड करती है, फेडाई और रूल भी प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, रिलेटेड टू एवरीथिंग, दोज आर टू बी गिवन, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के जो स्कोप है उसके पॉइंट से इतना सफिशिएंट है। Then after that, it's related to the depository receipts. Now, what do you mean by the depository receipt? Let's say कोई इंडियन कंपनी है एंड वो चाहती है कि फॉरेन कंट्री से भी आपको पैसा मिल जाए, आप पैसा रेज कर लो, डेट कैन बी डन थ्रू द डिपॉजिटरी रिसीट, राइट। अब मैकेनिज्म क्या रहेगा, इंडियन कंपनी शेयर्स को इशू करेगी टू द डोमेस्टिक कस्टोडियन ऑफ द बैंक। सो हेयर इज द वर्किंग, लेट्स से यहाँ पर कोई इंडियन कंपनी है, ये शेयर्स इशू करेगी टू द डोमेस्टिक कस्टोडियन, कस्टोडियन जो कि शेयर्स को होल्ड करेगा, एंड ये कस्टोडियन जो है ये अपने फॉरेन काउंटर पार्ट को बताएगा कि हाँ मैंने होल्ड कर लिए हैं शेयर्स, मैंने शेयर्स को होल्ड कर लिए, यानी कि ओवरसीज जो डिपॉजिटरी बैंक है, ठीक है, अब उसका कस्टोडियन जो होगा, एजेंट जो होगा, उसको बताया जाएगा कि होल्ड कर लिए। अब इसके बेस के ऊपर, इसके बेस के ऊपर, इस सिक्योरिटी के बेस के ऊपर, यानी कि होल्डिंग के बेस के ऊपर, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो होगा, दैट विल बी इशूइंग द डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब डिपॉजिटरी रिसीट्स में अंडरलाइंग चीज क्या है, अंडरलाइंग जो पार्ट है दैट्स द शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स है। अब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे किसमें, डिपॉजिटरी रिसीट में, बट दे विल बी हैविंग द एक्सपोजर ओवर द इंडियन कंपनी शेयर्स, they will be having the exposure over the Indian company shares, and इसको क्या कहते हैं, we say them to be the depository receipts, and इनको फेमा के अंदर कवर किया जाता है, सेबी रेगुलेशंस इनको कवर करती हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस इनको कवर करती हैं, राइट। सो दैट्स अ पार्ट। एंड ये जो रिसीट्स होती है, these can also be listed upon the stock exchange, ये stock exchange के ऊपर listed भी हो सकती हैं। and further we are having the multiple types of the receipts, like we are having the ADR जो कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, GDR यानी कि ग्लोबल डोमेस्टिक रिसीट्स है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है, एंड थर्ड इट इज IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, दैट्स द IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ADR का मतलब क्या है, इट्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, यानी कि अगर हम ADR के बारे में बात करें, सो दैट इज ट्रेडेड इन USA ओनली, जैसे नेस्डैक में या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उनको डील किया जाएगा, एंड उनकी डिनोमिनेशन रहती है USD में, उनकी डिनोमिनेशन रहती है USD में, राइट। एंड दैट्स अ केस रिलेटेड टू ADR इन जनरल। GDR की बात करें अगर हम, तो GDR इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इनको USA के बाहर ट्रेड किया जाता है, एंड इनकी डिनोमिनेशन रहती है USD में या फिर यूरो में, द डिनोमिनेशन इन USD या फिर यूरो, एंड दैट्स अ केस। अब इसमें मान लो ग्लोबल वे में अगर आप किसी ने पैसा उठाना है तो वो GDR के थ्रू उठा सकते हैं, एंड लेट्स से अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया से पैसा उठाना है, राइट, तो वो क्या इशू करेंगे, दोज विल बी इशूइंग द IDRs, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेंगे, विच विल बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, एंड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग रहेगी। सो IDR आर इशूड इन रुपी, ADR in USD, GDR are mostly used in issued in USD or euro,
ठीक है, यूएसडी में भी हो सकता है, यूरो में भी हो सकता है, एंड दीज आर इशूड आउटसाइड यूएसए, राइट? एडीआर्स आर इशूड इन यूएसए, दोज आर इशूड इन ट्रेडेड इन यूएसए। क्लियर विद इट? क्लियर है? एंड फर्दर मीनिंग की बात करें तो एडीआर जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि यूएस बैंक यानी कि जो यूएस का डिपॉजिटरी बैंक है वो इशू करेगा। जो एक नॉन यूएस कंपनी अपना पैसा रेज करना चाहती है यूएसए में, वो एडीआर के थ्रू करेगी। एंड अगर कोई बेसिक लेट्स से इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक जो है वो इशू करेगा कौन सी रिसीट? जीडीआर को इशू करेगा। एंड लेट्स से कोई फॉरेन कंपनी ग्लोबली ट्रेड करना चाहती है तो वो जीडीआर इशू करेगी। ठीक है जी? And that's the case related to it. And ADR are negotiable in America only, and GDR जो है that's negotiable all over the world. आईडीआर की बात है, लेट्स से कंपनीज जो हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में पैसा रेज करना चाहती हैं तो आईडीआर के थ्रू कर सकती हैं। उसमें इंडियन जो डिपॉजिटरी बैंक होगा दैट विल बी इशूइंग द आईडीआरस। वर्किंग को समझना जरूरी होता है, मैंने आप दोबारा से बता देता हूं फिर से एक बार। लेट्स से यहाँ पर है एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी है जो पैसा रेज करना चाहती है यूएसए में। किसमें? यूएसए में। तो यहां पर ये कस्टोडियन के पास अपने शेयर्स रख देगी। दिस इंडियन कंपनी विल बी प्लेसिंग द शेयर्स विद द कस्टोडियन। ये कंफर्मेशन देगा वहां पे अपने एजेंट को, काउंटर पार्ट को। एंड इस एक्नॉलेजमेंट के बेस के ऊपर यूएसए का जो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक है, डेट विल बी इशूइंग द एडीआरस। ये एडीआरस को इशू कर देगा, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को इशू कर देगा, जिसमें अंडरलाइंग एक्सपोजर जो है वो इस कंपनी का है। एंड द पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इनटू दिस एडीआर। एंड फर्दर पैसे मिल गए इंडियन कंपनी को। दिस इज द वर्किंग रिलेटेड टू द एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आई होप दैट दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। Then after that, it's related to terms related to the money market and capital market. अब money market क्या होती है? Money market is a short term market जिसमें जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उनको ट्रेड किया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट है, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक की होती है उनको डील किया जाता है, किसमें? मनी मार्केट में डील किया जाता है, राइट? एंड फर्दर ये गवर्नमेंट की, बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, कॉर्पोरेट्स की, एनबीएफसीज की जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट अप करता है। शॉर्ट टर्म है, काफी ज्यादा लिक्विड है, डिफॉल्ट रिस्क कम होता है, खास करके अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें। दिस इज काइंड ऑफ होलसेल मार्केट, और ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड मार्केट होती है। दिस इज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड मार्केट। एंड फर्दर मेजर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं मनी मार्केट के? जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, कॉल नोटिस मनी, टर्म मनी मार्केट हो गया। दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा सीबीएलओ भी इसी का इंस्ट्रूमेंट है जिसको अब ट्रेप्स कहा जाता है। दैट्स नाउ सेड टू बी ट्रेप्स। तो अगर हम बात करें रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स, तो कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, एंड रेपो है, और रिवर्स रेपो है, ट्रेजरी बिल्स हैं, एंड ट्रेप्स। दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी तो है ही है। अब कॉल मनी क्या होता है? व्हेन द फंड्स आर बोरोड फॉर ओवरनाइट बेसिस पर्पस, यानी कि एक दिन के लिए पैसा बोरो किया जस्ट आपने, ठीक है, आपने सिर्फ एक दिन के लिए पैसा बोरो किया, दैट्स बेसिकली कॉल मनी। फोर्टनाइटली बेसिस का बेसिक आप कितना कर सकते हो? जो आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट का फोर्टनाइटली बेसिस था उसका 100% बोरो कर सकते हो। एंड ये 125% तक का हो सकता है मैक्सिमम। किसी एक पर्टिकुलर डे के ऊपर बोरिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोरोइंग इन द कॉल मनी। इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है 100% ऑफ द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द ऑन द फोर्टनाइटली बेसिस, एंड 125% तक जा सकता है। लेंडिंग की बात करें कितना हो सकता है? जो आपके लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर, उसका कैपिटल फंड्स का 25% हो सकता है, उसके कैपिटल फंड्स का 25% हो सकता है। एंड पर्टिकुलर डे के ऊपर ये जो लैंडिंग है 50% तक जा सकती है। नोटिस मनी होती है वेयर द मार्केट वेयर द फंड्स आर लेंट और बोरोड फॉर द पीरियड ऑफ 2 to 14 days, और अगर 15 दिन या से लेकर के 1 साल तक करते हो तो देन वी से टू बी टर्म मनी, फिर उसे हम टर्म मनी कहते हैं। एंड अगर हम डेटेड सिक्योरिटीज की बात करें, डेटेड सिक्योरिटीज वो होती है जिनका टेन्योर 1 साल से ज्यादा टर्म के लिए है, दैट्स नॉट रिलेटेड टू टर्म मनी, so that's not related to even the money market.
जहां पर टेन्योर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, उसको हम डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेजरी बिल्स, अब ट्रेजरी बिल्स को तो इशू किया जाता है अंडर द डिफरेंट मैच्योरिटीज, जैसे 91 डेज के लिए, या फिर लेट्स से 182 डेज के लिए। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड फॉर 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए इनको इशू किया जाता है। क्लियर? एंड ट्रेजरी बिल्स होते क्या है? व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स? ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया करती है। एंड दीज आर इशूड इन द ऑन द डिस्काउंट बेसिस, यानी कि एज सच कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, इनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है। दीज आर इशूड ऑन डिस्काउंट फॉर्म बेसिस। क्लियर? राइट? एंड दीज आर एलिजिबल फॉर द एसएलआर सिक्योरिटी बेसिस। ये एसएलआर पर्पस के लिए जो सिक्योरिटीज होती हैं, वहां पर एलिजिबल इनको माना जाता है। देयर आल्सो दीज आर कंसीडर्ड टू बी एलिजिबल। तो बाकी के जो टॉपिक है डेट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इट, कि अगर हम बात करें ट्रेजरी बिल के नेचर के बारे में, सो दीज आर द जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट। दीज आर जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट, कोई कूपन पे नहीं किया जाता इनके ऊपर। एंड अगर हम बीडिंग की बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव बीडिंग की बात करें, तो बेसिकली दिस कैन बी, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगी नॉन कॉम्पिटिटिव रूट के थ्रू, दैट इज 10,000 एंड मल्टीपल ऑफ इट। That's the multiple 10,000, not 1 lakh. It's a 10,000 and the multiple of it. अगर हम नॉन कम्पिटिटिव वे में इसकी बीडिंग की बात करते हैं, तो इनको 10,000 पे के अमाउंट के हिसाब से इशू किया जाता है। यानी कि जो भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10,000 रुपीज के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर विद इट? सो जब भी कोई बॉन्ड इशू किया जाता है, बॉन्ड यानी कि एक डेप्ट एक्नॉलेजमेंट होती है। लेट्स से कंपनी ने पैसा उठाना है, अब कंपनी ने पैसा उठाना है, तो कंपनी अगर या तो लोन ले सकती है, या इक्विटी के थ्रू पैसा उठा सकती है, या फिर कंपनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकती है। सो लेट्स से देखिए इसकी यहां पर हम XYZ कंपनी की बात करते हैं, जिसने इशू करने हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारे पास शामिल होते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, राइट? तो एक होते हैं बॉन्ड्स एंड दूसरे होते हैं डिवेंचर्स। दोनों ही डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच बेसिकली डू एक्नॉलेज द डेप्ट, डेप्ट को एक्नॉलेज करते हैं। अब यानी कि अगर XYZ कंपनी ने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू किया, तो यहां पर लेट्स से XYZ इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी के पास पैसा आ गया, लेकिन अब कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होगी कि कंपनी ने एक पैसा जो है, रिटर्न जो है, वो पे बैक करनी है टू दीज पर्संस XYZ। ठीक है, इनको रिटर्न भी तो चाहिए ना, तो वो जो रिटर्न दी जाती है ना, वो कूपन रेट की फॉर्म में दी जाती है, डेट इज पेड एज अ कूपन। एंड जो कूपन होता है, डेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, उसको हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। सो मान लो अगर एक पर्टिकुलर आपके पास बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज का है, एंड वो 8 साल का बॉन्ड है, एंड वहां पर कूपन रेट जो है वो 15% का है, यानी कि 15% ऑफ रुपीज 100, यानी कि 15 रुपए, यानी कि 15 रुपए जो होगा, दैट विल बी द इंटरेस्ट दैट विल बी पेड टू द बॉन्ड होल्डर पर ईयर। ठीक है, अगले 8 साल के लिए 15 रुपए आप उसको पे करने वाले हैं, और मैच्योरिटी के ऊपर जो अमाउंट मिलेगा, दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू। वो मैच्योरिटी वैल्यू तो मिलनी है, जो कि फेस वैल्यू होती है, जो मैच्योरिटी के ऊपर मिलती है। एंड इसी तरह से एक कंसेप्ट आता है दैट्स रिलेटेड टू जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि कूपन मिलेगा ही नहीं, यानी कि कूपन रेट जीरो होगा। अब अगर कूपन रेट जीरो होगा, तो पर्सन को बेनिफिट क्या होगा? इट्स जस्ट लाइक कि आप बैंक में FD करवाने जाओ, और बैंक वाले आपको बोले कि हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो बेनिफिट क्या हुआ? तो जीरो कूपन बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड होता है, दैट इज बेसिकली इशूड एट डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट के ऊपर इशू होता है। और इस केस में जो रिटर्न होती है ना, वो दैट इज सेड टू बी द इम्प्लिसिट यील्ड। जो रिटर्न होती है, वो होती है इम्प्लिसिट यील्ड होती है, राइट? सो हेयर द इन केस ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, लेट से अगर 1,000 का बॉन्ड है, तो उसे 1,000 का नहीं इशू किया जाएगा। जब आप परचेज करेंगे उस बॉन्ड को प्राइमरी मार्केट में, यू विल बी एबल टू लेट्स से परचेज इट एट रुपीज 900 या रुपीज 800, और मैच्योरिटी के ऊपर आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आप शुरू में वैल्यू कम देते हो, एंड में आपको फेस वैल्यू पूरी की पूरी मिल जाती है। दैट इज सेड टू बी द जीरो कूपन बॉन्ड, उसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। और इस केस में जो यील्ड होती है, दैट इज द इम्प्लिसिट यील्ड दैट विल बी अवेलेबल।
फिर बात आती है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज के बारे में। नाउ व्हाट आर द गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज जो होती हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो क्या इनमें डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट करेगा? नो, दैट्स बेसिकली नेग्लिजिबल बिकॉज दीज आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि किसके द्वारा गारंटीड होती है? दीज आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके केस में जो रिस्क होता है दैट इज वेरी मच नेग्लिजिबल। चाहे हम क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करें, चाहे हम बात करें रिलेटेड टू द काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, किसी भी तरह के रिस्क की अगर बात करूं दैट्स बेसिकली वेरी मच नेग्लिजिबल और होता ही नहीं है, राइट? सो ये एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपको गारंटी मिलती है कि आपको कैपिटल जो अमाउंट है वो भी वापस मिलेगा और इंटरेस्ट अमाउंट भी वापस मिलेगा। अच्छा, एक टॉपिक फिर हमारा बनता है दैट्स रिलेटेड टू द कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। नाउ व्हाट इज कैश मैनेजमेंट बिल? कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? सीएमबी जिसको हम कहते हैं। सो ये शॉर्ट टर्म डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। दीज आर शॉर्ट टर्म डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड आरबीआई बेसिकली इशू करता है इनको ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये टेम्परेरी जो फ्लो मिसमैच होता है ना, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए होते हैं। सो दीज आर इशूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एंड इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। और सीएमबीज जो होते हैं दोज आर बेसिकली एलिजिबल फॉर एसएलआर पर्पसेस। अब एसएलआर यानी कि स्ट्रेचररी लिक्विडिटी रेशियो के तहत, जो कि सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसके हिसाब से स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मेंटेन करना पड़ता है विद इन इंडिया, in the form of cash, in the form of gold, in the form of government approved unencumbered securities की फॉर्म में। तो यहां पर जो सीएमबीज होते हैं, so if the bank is investing into CMBs that is basically eligible। और ये कितने टाइम के होते हैं? these are basically short term purposes, these are for short term purposes like CMBs की जो मेच्योरिटीज होती हैं वो 91 डेज से कम पीरियड की होती है। 20 दिन की होगी, 40 दिन की होगी, 60 दिन की होगी, ठीक है। तो एंड इश्योरेंस का कोई फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं होता लेकिन 91 डेज की होता है, ठीक है। अब जैसे जो ट्रेजरी बिल्स है उनको इशू किया जाता है 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। लेकिन वहीं पर जो सीएमबीज होते हैं दोज आर इशूड फॉर अ पीरियड लेस देन 91 डेज, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के मिसमैचेस हैं उनको मैनेज करने के लिए, टेम्परेरी मिसमैचेस को मैनेज करने के लिए दीज आर इशूड। एंड ये सीजनल जो कैश डेफिसिट्स हैं उनको भी कवर करते हैं। एंड जो अर्जेंट फंडिंग नीड होती है, आप लॉन्ग टर्म डेप्ट को इंक्रीज नहीं करना चाहते, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जस्ट अपना जो मिसमैच है उसको कवर करना चाहते हो, दैट्स बेसिकली बीइंग फॉलोड। और इनको ऑक्शन मैकेनिज्म के थ्रू इशू किया जाता है, राइट? सो दैट्स बेसिकली अबाउट द सीएमबी। अच्छा, एक यहाँ पर ना मैं आपको एक टर्म्स के बारे में बताता हूँ दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू द प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट होती है जहां पर पहली बार शेयर्स आपको इशू किए जा रहे हैं, दैट्स बेसिकली द प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जब एक बार प्राइमरी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट आपको इशू कर दिया गया, उसके बाद आप और इन्वेस्टर्स के बीच में उसको खरीद बेच जब करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी सेकेंडरी मार्केट, उसे हम सेकेंडरी मार्केट बोल देते हैं, राइट? तो प्राइमरी मार्केट होती है जहां पर सबसे पहली बार जब सिक्योरिटीज को इशू किया गया है बाय द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स में अपना परचेजिंग करते हैं, दैट्स बेसिकली द प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट होती है जब एक बार परचेज करने के बाद लेट्स से आपने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आपको अलॉट हो गए, अब आप उसको जब बेचेंगे तो कोई और इन्वेस्टर उसको परचेज कर लेगा, दैट इज इन द सेकेंडरी मार्केट, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द मार्केट्स। आईपीओ एफपीओ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंड आफ्टर दैट इट्स अबाउट द बुक बिल्डिंग। नो, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या रहता है? बुक बिल्डिंग बेसिकली प्राइस डिस्कवरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइस डिस्कवरी का पार्ट होता है, दैट्स बेसिकली द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यानी कि आप प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म करना चाहते हो आईपीओ के केस में, इनिशियल पब्लिक ऑफर के केस में, एफपीओ के केस में, जिसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, उसके केस में आप इश्यू प्राइस देखना चाहते हो कि इन्वेस्टर की डिमांड कितनी है, ठीक है, उसके बेस पर देखना चाहते हो कि किस प्राइस रेंज के ऊपर हम इसको इशू करते हैं, राइट? तो मार्केट ड्रिवन प्राइस आप डिस्कवर करना चाहते हो एंड आप इन्वेस्टर की डिमांड को असेस करना चाहते हो, आप एफिशिएंट एलोकेशन करना चाहते हो एंड अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग का जो रिस्क है उसको आप कम करना चाहते हो, दैट इज द मेन पॉइंट रिलेटेड टू इट। अब इसमें एक बैंड दिया जाता है एंड दैट इज सेड टू बी द प्राइस बैंड। मैं ये चीजें क्यों बताता हूँ? क्योंकि इनके चीजों से रिलेटेड आपको चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। प्राइस बैंड का मतलब होता है इसमें एक फ्लोर प्राइस होता है,
यानी कि जो मिनिमम प्राइस होगा, राइट, जैसे लेट्स से एक प्राइस बैंड दे दिया 100 रुपीज से लेकर के 120 रुपीज तक का, यानी कि जो ये आईपीओ होगा इसका जो शेयर का प्राइस आएगा वो 100 से लेकर के 120 के बीच में आएगा एंड इन्वेस्टर्स आर टू बिड अपॉन इट, राइट। अब एंड इसके केस में कौन से इन्वेस्टर्स बिड करते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करेंगे, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो यहाँ पर बिड करते हैं। दैट्स द पार्ट टू बी प्लेड, दैट्स द पार्ट टू बी प्लेड, क्लियर है? तो दैट्स अबाउट द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.